गुजरात में शराबबंदी का मजाक उड़ाया गया। आदिवासी दिवस पर शराबबंदी को लेकर सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई। नर्मदा के डेडियापाड़ा में आदिवासी दिवस मनाने का कार्यक्रम था। यहां राज्य कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से पी देशी शराब और बाद में मानी गलती। क्या थी वजह, आइए जानते हैं। एक तरफ गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन यहाँ प्रधान को ही सार्वजनिक तौर पर देशी शराब प्रसाद के रूप में पीते देखा गया है। जी हाँ, नर्मदा के डेडियापाड़ा में आदिवासी दिवस मनाने का कार्यक्रम था। यहाँ कृषि मंत्री राघवजी पटेल समेत नेता मौजूद थे। यहाँ सार्वजनिक तौर पर राघवजी पटेल को देशी शराब पीते देखा गया। हालांकि उन्होंने कहा कि उनसे यहाँ गलती अनजाने में हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक जब डेडियापाड़ा में धरती माता की पूजा चल रही थी तो कटोरी में अभिषेक के लिए सभी को देशी शराब दी गई। कटोरी में प्रधान राघवजी पटेल को भी शराब दी गई। हालांकि उन्होंने देशी शराब से अभिषेक करने की बजाय खुद ही शराब पी ली। इसके बाद बगल में खड़े नेता ने उन्हें समझाया कि यहाँ अभिषेक के लिए देशी शराब है। तब राघवजी पटेल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब पत्रकारों ने उनसे यहाँ सवाल पूछा तो वहाँ हंस पड़े। आ परंपराओं विषे जाजू ज्ञान नथी। अहींनी जे विधि होय, रीत रिवाजो होय, एनाथी हूँ अजाण छूं। पहली वखत हूँ अहीं आव्यो छुं, એટલે અમારી ત્યાં શરણામત રૂપે અમને આપતા હોય છે હાથમાં, એટલે મેં શરણામત ચાખ્યું, પણ એ હકીકતમાં ધરતીમાં અર્પણ કરવાનું હતું। મારા ખ્યાલ બહારની આ વાત હતી, એટલે આવું થયું છે। महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासियों में पूजा की कुछ परंपरा होती है जिसमें अक्सर देशी शराब का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन आदिवासी रीत रिवाजों के बारे में हर कोई नहीं जानता है। ऐसा ही कुछ हुआ राघवजी पटेल के साथ। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस प्रथा के बारे में जानकारी नहीं। राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं मणिपुर गया था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री आज तक नहीं गए। उन्होंने कहा कि ये लोग देशद्रोही हैं और राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार पर क्या हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता बहाल होने के बाद संसद में पहली बार भाषण दिया। राहुल गांधी ने विपक्ष की तरफ से पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। आइए जानते हैं राहुल गांधी ने संसद में क्या क्या कहा। के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। राहुल गांधी ने मणिपुर में हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि इनकी राजनीति ने सिर्फ मणिपुर को नहीं मारा है, इनकी राजनीति ने हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जैसा मैंने भाषण के शुरुआत में बोला कि भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, उनके दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आप देश प्रेमी नहीं बल्कि देशद्रोही है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था, पहला मेघनाथ और दूसरा कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, वो है अमित शाह और अडानी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा में राहुल गांधी के भाषण पर जोरदार हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके भाषण पर क्या किया पलटवार। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर खंडित नहीं, भारत का अभिन्न अंग है। मणिपुर न खंडित है, न था और न होगा। उन्होंने पूछा, भारत माता की हत्या पर संसद में ताली क्यों बज रही है। कांग्रेसियों ने मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. स्मृति ईरानी ने विपक्ष को लेकर कहा कि आप इंडिया नहीं है क्योंकि भारत भ्रष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत वंशवाद में नहीं, योग्यता में विश्वास रखता है।
और आज आप जैसे लोगों को यह याद रखने की जरूरत है कि अंग्रेजों से क्या कहा गया था। भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। योग्यता को अब भारत में जगह मिली है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि अपना भाषण खत्म कर संसद से बाहर जाते समय राहुल गांधी ने महिला सांसदों को लक्ष्य करते फ्लाइंग किस के इशारे किए। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले जिनको यहाँ बोलने का मौका मिला उन्होंने आज असभ्यता का परिचय दिया है। ऐसा व्यवहार सिर्फ एक स्त्री देशी महिला ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्या किया हमला। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की तरफ से बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर बार फेल हो रहे हैं। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया लेकिन 13 बार फेल हुए। एक लॉन्चिंग हमने देखी है। एक बुंदेलखंड की मां कलावती है, उनके घर वो गए, उनका वर्णन किया, वेदना ठीक है। बाद में उनकी सरकार 6 साल चली। इस कलावती के लिए क्या किया? उन्हें गैस, बिजली आदि देने का काम मोदी सरकार ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर आप खाने पर गए उन्हें मोदी सरकार के प्रति अविश्वास नहीं है। शाह ने दावा किया कि लोगों को पीएम मोदी की सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बीजेपी को 2 बार लगातार चुना गया। 30 साल बाद लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी। आजादी के बाद पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय पीएम है। ये मैं नहीं, सर्वे कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर क्या किया हमला। लोकसभा में विपक्षी गठबंधन इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार की तरफ से बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हर बार फेल हो रहे हैं। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। अमित शाह ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिन्हें 13 बार लॉन्च किया गया लेकिन 13 बार फेल हुए। एक लॉन्चिंग हमने देखी है। एक बुंदेलखंड की मां कलावती है, उनके घर वो गए, उनका वर्णन किया, वेदना ठीक है। बाद में उनकी सरकार 6 साल चली। इस कलावती के लिए क्या किया? उन्हें गैस, बिजली आदि देने का काम मोदी सरकार ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर आप खाने पर गए उन्हें मोदी सरकार के प्रति अविश्वास नहीं है। शाह ने दावा किया कि लोगों को पीएम मोदी की सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा है। बीजेपी को 2 बार लगातार चुना गया। 30 साल बाद लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी। आजादी के बाद पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय पीएम है। ये मैं नहीं, सर्वे कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अब राहुल गांधी को सरकारी घर कौन सा मिलेगा और कहां मिलेगा, यह स्पष्ट हो गया है। 12 तुगलक लेन स्थित अपना पुराना सरकारी बंगला फिर मिल गया है। क्या सरकार की अनिच्छा के बावजूद राहुल गांधी को देना पड़ा बंगला? अब राहुल गांधी को सरकारी घर कौन सा मिलेगा और कहां मिलेगा, यह स्पष्ट हो गया है। एक दिन पहले उन्हें लोकसभा सदस्यता वापस मिल गई। फिलहाल वह मां सोनिया गांधी के घर पर रहे हैं। सरकार की अनिच्छा के बावजूद राहुल को पुराना बंगला मिल गया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी सरकार राहुल को बंगला आवंटित करने के खिलाफ थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने रिपोर्ट दी थी कि वही बंगला आवंटित करना जरूरी है। राहुल के खिलाफ धमकियों के चलते बीजेपी सरकार को अपनी आपत्ति वापस लेनी पड़ी। क्योंकि राहुल इस बंगले में सालों से रह रहे थे, इसलिए एजेंसियों का जोर इस बंगले पर था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को पूरे इलाके की जानकारी थी। संसद सदस्य के रूप में बहाल होने के बाद कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित अपना पुराना सरकारी बंगला वापस मिल गया है। राहुल के सांसद के रूप में बहाल होने के एक दिन बाद संसद की आवास समिति ने उन्हें एक पुराना बंगला आवंटित किया। राहुल गांधी 19 साल तक 12 तुगलक लेन स्थित बंगले में रहे। 4 महीने पहले मोदी समर्थकों पर टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा होने के बाद उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था।
ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा में एक अहम फैसला लिया था। क्या था वो फैसला जिस पर भाजपा भी विरोध कर नहीं पाई? छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं में लागू करने की सहमति कैबिनेट ने दे दी है और कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगने के बाद अब छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार 58% आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद 58% आरक्षण पर मुहर लगाने के बाद तत्काल परिपत्र भी जारी कर दिया गया है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही अंतरिम तौर पर मंत्री परिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। भूपेश बघेल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर भाजपा भी इसका विरोध नहीं कर पा रही है। पूर्व गृह मंत्री व राज्यसभा सदस्य राम विचार नेताम ने आदिवासियों के हक में बड़ी जीत बताते हुए कहा कि आरक्षण पर धूर्मुल रवैये से बाज आते हुए भूपेश बघेल सरकार ने आखिरकार हम सभी के विरोध के कारण कैबिनेट में यह निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रिंस ऑफ टॉलीवुड यानी महेश बाबू का बर्थडे अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं, तो इस मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी और करियर से जुड़े ऐसे अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं जो हैरान कर देंगे। प्रिंस ऑफ टॉलीवुड कहे जाने वाले महेश बाबू का 9 अगस्त को 48वां जन्मदिन था। महेश बाबू तेलुगु सिनेमा के हाईएस्ट पेड स्टार है। उनकी फिल्में जब थिएटर्स में रिलीज होती है तो फैंस उनके पोस्टर को दूध से नहलाते हैं और खूब ढोल नगाड़े बजाते हैं। महेश बाबू का पूरा नाम कट्टामनेनी महेश बाबू है। वह तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार रहे। कट्टामनेनी कृष्णा के बेटे हैं। महेश बाबू ने 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने करीब 8 फिल्में की और फिर 1999 में फिल्म राजा कुमार रंडू से लीड रोल के रूप में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए महेश बाबू ने बेस्ट मेल डेब्यू का नंदी अवार्ड भी जीता था। महेश बाबू की फिल्म पोकिरी के नाम तेलुगु की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड दर्ज था। इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महेश बाबू का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया है। वह पहले ऐसे एक्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा पब्लिक सर्विस अनाउंस की है। वह कई एनजीओ भी चलाते हैं और हजारों बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड कप के लिए नया शेड्यूल जारी हुआ। भारत पाकिस्तान समेत 9 मैचों की बदली गई तारीख। कौन सी तारीख को खेली जाएगी भारत वर्सेस पाकिस्तान की मैच? वर्ल्ड कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 14 अक्टूबर को खेला जाएगा। हालांकि पहले इस मुकाबले की तारीख 15 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन बाद में फिर बदलाव किया गया। भारत पाकिस्तान की टीम 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होगी। यह मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, जबकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। भारत पाकिस्तान मैच के अलावा 8 मैचों के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। आईसीसी के नए शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबला 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला भी 10 अक्टूबर को खेला जाएगा। इंग्लैंड और बांग्लादेश का मैच सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका दोपहर 2 बजे से खेला जाना है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला 12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा, जबकि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें 13 अक्टूबर को आमने सामने होगी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ब्यूरो। गौतम अडानी ने नेतृत्व वाली अडानी ग्रुप अपनी कंपनी अडानी विल्मर को लेकर बड़ा कदम उठा सकती है। ये फर्म सिंगापुर बेस्ड विल्मर ग्रुप के साथ अडानी ग्रुप का जॉइंट वेंचर बना सकती है। हालांकि ये बातचीत अभी शुरुआती चरण में है। तो क्या है अडानी विल्मर से नाता तोड़ देंगे अडानी? भारतीय अरबपति गौतम अडानी अपनी एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी का सौदा कर सकते हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अडानी विल्मर में 44% स्टेक सेल की योजना बना रखी है। ये फर्म सिंगापुर बेस्ड विल्मर ग्रुप के साथ अडानी ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है, जिसकी मौजूदा वैल्यू 6.17 अरब डॉलर है। रिपोर्ट के तहत मौजूदा शेयर प्राइस के हिसाब से देखें तो गौतम अडानी की अडानी विल्मर में जो 44% की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं, उसकी कीमत करीब 2.7 अरब डॉलर बैठती है। हालांकि कंपनी में हिस्सा बेचने का ये प्लान अभी शुरुआती चरण में है। अडानी ग्रुप की ओर से ये खबर उन रिपोर्ट्स के बीच में आई है जिसमें यह कहा गया है कि समूह का लक्ष्य अपने कोर बिजनेस पर फोकस करना और तरलता को बढ़ाना है। वही बता दें कि अडानी ग्रुप की ओर से पिछले सप्ताह अडानी विल्मर के जून 2023 तिमाही के नतीजे घोषित किए गए। कंपनी को पहली तिमाही में 79 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 443 करोड़ रुपए के मुकाबले जून तिमाही में 71% गिरकर 130 करोड़ रुपए हो गया। झारखंड के जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर ने क्या दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। यह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। झारखंड के जरमुंडी से एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर ने एक युवक से उठक बैठक लगवाई, थूक चटवाया, फिर जोर से सबके सामने उसे लात मारी। युवक पर आरोप है कि वो झाड़ियों में छुपकर नदी में नहाती महिलाओं और लड़कियों को देखकर उनके वीडियो बना रहा था। इस वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पूर्व विधायक उसे दंड बैठक लगाने को कहते हैं और युवक ऐसा करने लगता है। मौके पर खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि 50 बार उठक बैठक कराई जाए। इसके बाद उसे अपना ही थूक चाटने के लिए कहा जाता है और युवक दबाव में ऐसा करने भी लगता है। फिर विधायक गुस्से में युवक को जोर से मारकर गिरा देते हैं। बताया जा रहा है कि युवक का पिता रमजान शेख नौनीहाट बाजार में फल की दुकान लगाता है और यह दुकान भाजपा नेता देवेंद्र कुंवर की जमीन पर है, जिसका वो किराया वसूलते हैं। बेटे की इस हरकत के बाद गांव वालों ने उसके पिता को दुकान बंद करने को कहा है। जबकि उसकी खबर देवेंद्र कुंवर को लगी तो उन्होंने पंचायत बुलाकर फैसला करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।